हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम आरपीएससी की तैयारी करेंगे। और आज हम क्या स्पेशल देखेंगे, आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 का जो 2019 का जो आपको प्रीवियस ईयर का पेपर कहा था मैंने कि आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको कराया जाएगा और आपको एज ए पेपर यानी कि ऐसा का ऐसा ही पेपर आपको यही पेपर कहाँ मिलेगा, आपके टेलीग्राम चैनल पर। तो सबसे पहले तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और ये पेपर आपके लिए एक तरह से वरदान का साबित होगा। क्यों? क्योंकि आरपीएससी की जितनी भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर को या इग्नोर मारते हैं या फिर राजस्थान के जितने पेपर हैं लाइब्रेरी के इग्नोर मार के चल रहे हैं। और यही कारण है कि सिलेक्शन का यानी कि अ, कम होना बच्चों का। क्यों? क्योंकि वो एक तो राजस्थान वाले ये सोचते हैं, ज़्यादातर कुछ बच्चे इस तरह के सोचते हैं कि राजस्थान राजस्थान से चल जाएगा हमारा काम। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमने और जगह की तैयारी करी है लाइब्रेरी की, तो हम उससे करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ बच्चे आपको बताइए मुंह उठाकर बस पेपर दे आते हैं थ्योरी थ्योरी पढ़कर, क्योंकि थ्योरी से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस आपकी करनी होगी और आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी, इसके बिना कुछ नहीं है। तो ये है आपका यानी कि 2019 का पेपर। और आपको इसमें क्या मिलेगा, यानी कि इस पेपर में थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। तो इस पेपर में आपको दोनों यानी कि बोथ लैंग्वेज में कराया जा रहा है, इंग्लिश और हिंदी में। तो आपको कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर। तो ये और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लेना। जितने भी क्या है हम तैयारी कर रहे हैं यानी कि आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की जो तैयारी कर रहे हैं, आपको इसमें तैयारी में क्या क्या कराया जा रहा है, थ्योरी सेक्शन। थ्योरी सेक्शन की आपको सारी क्लासेस मिल रही हैं, सबको आपको क्लासेस मिल रही है। और वो है कि आप अभी तक आपकी प्लेलिस्ट में नहीं बनी है, आप प्लेलिस्ट भी आपको आज या कल तक मिल जाएगी। प्रैक्टिस टेस्ट यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे जिस दिन आपका पहला नंबर यानी कि ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन आपके दूसरा नंबर और तीसरा नंबर होगा शुरू। ये जो है चौथा नंबर यानी कि पी वाई क्यू आज से शुरू हो गए हैं। कुछ कुछ दिनों में यानी कि 10 से 15 दिन में एक पी वाई क्यू कराया जाएगा, जिससे क्या हो और आपको वो पेपर दे दिया जाएगा, जिससे आप क्या कर सको, एक बेहतर तैयारी कर सको। और जिसको राजस्थान के प्रीवियस ईयर चाहिए सारे के सारे, चाहे वो आरपीएससी ग्रेड 2 हो, 3 हो, मतलब कि राजस्थान ग्रेड 3 हो, और कॉलेज लेवल का जो 6 से 7 पेपर हैं राजस्थान के, वो सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की के साथ मात्र 30 रुपये में आपको कहाँ पर मिलेंगे, परीक्षा सहपाठी चैनल पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी आप जाकर ले सकते हैं। जो भी बच्चा हमारे से जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। और कहीं ना कहीं जो भी इन यानी यूजीसी या ग्रेड आरपीएससी या किसी भी लाइब्रेरी कोर्सेज में तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और आपको हमसे जुड़ना है। तो चलिए देखिए, जिस भी बच्चे को राजस्थान की लाइब्रेरी की बुक चाहिए वो मात्र 30 रुपये में, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट करनी है और विद इन 24 आवर आपके पास बुक पहुँच जाएगी। जिसके पास नहीं पहुँचती है या फिर आपको लगता है, वो पेमेंट स्लिप यानी कि जैसी पेमेंट स्लिप आपको करोगे व्हाट्सएप नंबर पर भेजोगे वैसी आपको मिल जाएगी। इसमें भी यही है, आपको क्या करना है, पेमेंट करके व्हाट्सएप नंबर पर स्लिप भेज देनी है और विद इन 24 आवर आपकी बुक आपके पास पहुंच जाएगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश लाइब्रेरी साइंस के पेपर मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज क्या है, आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 2019 का पेपर का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था, सबसे पहला आपका क्वेश्चन आया था, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी पुस्तकालय विशिष्ट का मुख्य यानी मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो देखो, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी हो गया, आपका बड़ौदा लाइब्रेरी हो गई, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी का देखिए, पहले इसका ये समझिए कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी को ही क्यों इम्पोर्टेंस दी गई। आपको ये पता होगा, जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय है, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय के तौर पर हम क्या करते हैं, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी को प्रेफर्स देते हैं, यानी कि एक तरह से क्या देते हैं, प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवा को एक तरह से वो प्रमोट करती है।
वो उसका क्या है, एक तरह से मदद करती है। यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी के क्षेत्र में वह क्या करती है, योगदान देती है। तो इसलिए RRLF यानी कि RRRLF जो है संस्था, वो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी वो क्या करती है, आपके लिए एक तरह से लाइब्रेरी में बहुत सारे योगदान प्रदान करती है। और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी का आपको मैंने ये टॉपिक करा भी चुका है। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी कहीं ना कहीं आपके जो टॉपिक में है वो भी आपको पढ़ लेना है। यानी कि आपको मैंने बिल्कुल डिटेल्स में समझाया है, तो उसका आपको पता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों। अब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी के से एक क्वेश्चन मैं पूछ लूँ आपसे, तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी जो है आपकी कहाँ पर है, आपको पता होगा। RRLF जो पश्चिम यानी कि पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत हुई थी। और ये क्या था, भारत सरकार की एक तरह से नोडल एजेंसी थी। क्या कहते हैं, नोडल एजेंसी, जो क्या है सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा और प्रणाली का समर्थन करती है और देश में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देती है। यानी कि एक तरह से क्रांतिकारी, एक तरह से जितने भी हमारे लाइब्रेरी के जो यूज़फुल चीज़ें हैं और जो कहीं ना कहीं ये लाइब्रेरी में योगदान है, वो किसका है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी का है। और राजा राम मोहन जी की यानी कि 200 वर्ष, यानी कि उनके जन्मदिन पे 200 वर्ष पूरे होने की तिथि में कहीं ना कहीं इसका जो आपको पता होगा कि आंदोलन का, यानी कि 72 में आपको वाली कहानी भी मैंने पढ़ा चुकी है। तो जाके आप उस वीडियो को भी देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रकाशनों को सार्वभौमिक उपलब्धता यानी कि UAP कार्यक्रम किससे संबंधित है। और UAP क्या है आपको पता होगा, जैसे अगर इसे हम थोड़ा सा इंग्लिश में लेके चले, यानी कि यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिशिंग प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, यानी कि एक तरह से किससे संबंधित है। अब जब हम इसकी बात करेंगे UAP, यानी कि अगर हिंदी में लेके चलें या फिर इंग्लिश में लेके चलें कहीं भी, UAP आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल यानी कि आपके इंटरनेशनल जो फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि IFLA से संबंधित है। किससे संबंधित है, IFLA से संबंधित है। और IFLA की यहाँ पर क्या लिख दी है, फुल फॉर्म लिख दी है। तो फुल फॉर्म और आपके सामने एक चीज़ आप याद ध्यान रखना कभी भी क्वेश्चन में, जैसे अभी हम इंग्लिश में लेके चलते हैं, लाइब्रेरी में कभी भी आप इंग्लिश का यानी कि इंग्लिश क्वेश्चन को इग्नोर मत कर देना। क्योंकि जैसे IFLA है, यानी कि यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ये दिख रहा है। और यहाँ पर मैं IFLA ना लिखूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। यानी कि IFLA की फुल फॉर्म रटी होनी चाहिए। और IFLA क्या कहता है, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में कह रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हर चीज़ की फुल फॉर्म और हर चीज़ का क्या है, आपको शॉर्ट फॉर्म जरूर पता होना चाहिए। इंग्लिश में इसलिए देखने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि जब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी एक मिनट ऊपर करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। अब ये कहीं ना कहीं आपको लगेगा अटपटा सा थोड़ा सा लगेगा, जो कहीं ना कहीं या हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, यानी कि जिसे कहते हैं इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में ज़रूर पढ़िए। और ख़ासकर मैं आपको जितने भी लाइब्रेरी स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक ही सलाह दूंगा कि आप क्या करो, अपना एक बार ज़रूर इंग्लिश का यानी कि पेपर ज़रूर पढ़ लिया करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉरी ये अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई। और इससे आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं हो सकता कि आपको पता होगा। देखो मैंने आपको कई बार करा चुका है कि भैया जब आप 1910 की बात करो, ठीक है, 1927 की बात करो, 26 की बात करो, यानी कि अगर हम लेके चले 1910 से लेकर आपको 1936, ठीक है, 54 वाली कहानी आपको पता ही है, डिलीवरी बुक एक्ट 56 वाली कहानी है, उसमें संशोधन हुआ। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको पढ़ने हैं। फिर आपका जो RRLF सोसाइटी है उसका भी पढ़ना है, 72 और 77 वाला पढ़ना है। तो मेनली जो हम पढ़ते हैं वो इन यानी कि इस रो में पढ़ते हैं,
ये वाला और ये वाला हम बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें से कॉपीराइट और इसके साथ ही पढ़ना पड़ता है। पर जब आंदोलन की बात आती है, स्थापना की बात आती है, तो आपको 1910 जरूर पढ़ना है, क्योंकि हर बार आपको देखने मिले ज़्यादातर। ठीक है, फिर आती है कहानी, कहाँ पर आपकी 1928 में क्या हुआ, 1930 में क्या हुआ, 1931 में क्या हुआ, 1933 में क्या हुआ, ये जरूर पूछे जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप जब भी इस तरह की चीज़ें देखोगे तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, भौचक्के रह जाओगे। तो इस तरह से आपको याद करना है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आया। ठीक है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपका कब आया, वो कब आया, ये कब आया। तो ये जो चीज़ है खासकर 1910 से लेकर, यानी कि 1910 से लेकर 1936 तक जरूर याद कर लेना। उसके बाद की कॉपीराइट और इस तरह की चीज़ें आपकी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, यानी कि ALA हेडक्वार्टर स्टैंड एट विच प्लेस, यानी कि कहाँ पर है। और ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है, यानी कि दूसरा आसान क्वेश्चन आपका ALA का है। अब ALA आया कब, कोई बता सकता है ALA आया कब, यानी कि आपसे मैं पूछने लगूं जी भैया ALA आया कब, तो ALA सबसे पहली बात आती है ALA की फुल फॉर्म क्या है, ALA आया कब, ALA SLA, ये आपको पता होना चाहिए ALA आया कब, क्योंकि ALA और SLA आपके कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है उनसे संबंधित है। यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन आया कब, आपसे कोई पूछने लगे और क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको यानी कि संबंधित क्वेश्चन है। और क्या है, यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 6 अक्टूबर 1876, यानी कि क्या है 6 अक्टूबर 1876। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पुस्तकालय कंसोर्टियम क्या है। तो पुस्तकालय कंसोर्टियम जब हम बात करते हैं तो वो किससे संबंध होती है। देखो आपको क्या बताया था मैंने कि लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी एक इस तरह का पेशा है, इस तरह का संस्थान है जहाँ पर क्या करना है, हमें सभी को एक साथ जुड़ के काम करना है। क्या करना है, एक साथ जुड़ के काम करना है। जब एक साथ जुड़ के हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, जब जुड़ेंगे तो हमें क्या करना होगा। और जुड़ किस लिए रहे हैं, आप ये मान के चलो आप अपने पड़ोसी से आप अच्छे रिश्ते बना के चलते हो, तो कहीं ना कहीं किस लिए बना के चलते हो कि हमें क्या है बुरे समय पे काम आ जाए। यानी कि कुछ चीज़ें क्या है, जैसे आपका क्या चाहे कुछ मांग लाए कि आंटी मेरे को हमारे यहाँ सिलेंडर ख़त्म हो गया आप ये दे दो, तो इस तरह से शेयरिंग वाली। तो शेयरिंग नेटवर्क यानी कि नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालय में उपलब्ध संसाधनों सूचना का साझा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और इसी को हम इंग्लिश में देखेंगे, यानी कि शेयरिंग द रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका सबको विजिबल हो रहा है। और विजिबल ना हो तो एक चीज़ ध्यान रखना अपना, यानी कि थोड़ा सा अगर आपको धुंधला दिखाई दे, क्योंकि यूट्यूब ने आजकल एक तरह की आपको पता है ये सेटिंग कर दी है ऑटोमेटिक वाली। तो आपको क्या करना है, आपको इसे फुल HD पर कर लेना है, यानी कि आपको 72p पे वीडियो मिलती है तो 72 पे आपको कर लेना है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु आंदोलन में किसका योगदान रहा है। ये भी सबसे आसान क्वेश्चन है, आसान की इन फॉर्म में आपको मैं कहूँ 1910 में कहानी किसकी थी और कौन गया था बाहर, कौन एक यानी कि अंग्रेज को उठा के लाया था जिसने कहीं ना कहीं अपने यहाँ पर अपने राज्य में अपने क्या है जगह देकर बड़ौदा लाइब्रेरी को स्टैब्लिश कराया था। और वो उसका नाम क्या था, यानी कि गायकवाड़ तृतीय, यानी कि महाराज शिवाजी राय गायकवाड़। 3 यानी कि 3 आदमी ने कहीं ना कहीं जो योगदान दिया है, एक तो गायकवाड़ जी, एक क्या है SR रंगनाथन जी, और एक और नाम आएगा तो आपको वो बताना है जिसका नाम जिसके नाम से कहीं ना कहीं लाइब्रेरी RRLF
ठीक है, तो ये तीनों नाम याद कर लेना और इसी हिसाब से आपको पता होना चाहिए तीन क्या है, तीन नाम हमारे संबंधित हैं, यानी कि ये महाराजा शिवाजी राय गायकवाड़ तृतीय। और 1910 वाली कहानी यानी कि 1910 में ये कहानी शुरू हुई थी। ठीक है, और आप एक चीज़ आपको मैं कहूँगा, जब आप लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो, जो स्टूडेंट कभी कभी भी बड़ोदरा लाइब्रेरी जाए, यानी बड़ोदरा की तरफ जाए और उस लाइब्रेरी को ज़रूर विज़िट करना, उसमें आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। और विज़िट क्या करना है आपको भाई, आप लाइब्रेरियन हो, आप क्या करो कि या तो ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन उसकी वीडियो पड़ी है बहुत सारी, यूट्यूब पर आपकी वीडियो पड़ी है। आप क्या करो, अगर वहाँ जाने का सौभाग्य आपको मिले तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विज़िट करिए उस लाइब्रेरी को। और उस लाइब्रेरी के फॉर्म में कहीं ना कहीं जब आप ये बताओगे कि सर मैं भी लाइब्रेरियन हूँ, मैंने भी क्या है यहाँ से बिलीव करिए, मतलब बिलीव करिए लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी जब आपका भाई या फिर आपकी बहन या फिर आपका कोई टीचर, यानी कि टीचर मान लीजिए, आपके सीनियर मान लीजिए, वहाँ पर मिलते हैं, तो आपको उनको भी क्या है, गर्व होता है कि हाँ हमारे फील्ड का कोई बच्चा या हमारे फील्ड का कोई मेंबर हमारे से मिलने आया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज़ को देख रहा है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। तो आपको पता है कि हर क्या है, भारत में हो चाहे इंटरनेशनल हो, दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल, अभी आपसे मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है। फिर क्या कहता हूँ, यानी कि अब ये बात आ रही है, अब आपसे मैं कहता हूँ कि जब आपका क्या है, यानी कि जब आपका क्या है, चिल्ड्रन डे, ठीक है, चिल्ड्रन डे जिस दिन शुरू होता है, चिल्ड्रन डे कब शुरू होता है, कोई गैस करो। तो वहीं से कहीं ना कहीं आपका क्या है, लाइब्रेरी डे शुरू हो जाता है, यानी कि 14 से लेकर 20 नवंबर तक की कहानी आपकी क्या है, यहाँ पर सप्ताह शुरू होता है। अब ये मत कर देना कि 14 दिसंबर, 14 यानी कि अब इसमें एक वैसे तो ये ऐसा कैसे क्वेश्चन आता है 14 फरवरी नहीं होता, तो कहीं ना कहीं 14 नवंबर से लेकर 20 तक आपको देखने के लिए मिलेगा, सबसे आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड किस पंजिका में उपलब्ध होता है, यानी कि आपका विच रजिस्टर इज रिकॉर्ड रिलेटेड टू बुक अवेलेबल इन लाइब्रेरी। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई, आप कहीं ना कहीं भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने क्या है, एज ए यानी कि जिसने क्या है डिस्टेंस मोड पे लाइब्रेरी साइंस किया है, क्या करा है, डिस्टेंस मोड पे लाइब्रेरी साइंस करा है, ठीक है, डिस्टेंस मोड पे लाइब्रेरी साइंस किया है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ने बस ऐसे पेपर देखे और कहीं ना कहीं उनकी जो चीज़ें हैं उस तरह कर लिया। जैसे इग्नू का है, इग्नू का कोर्स, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कोर्स, अलगप्पा यूनिवर्सिटी का कोर्स, इस तरह के कोर्सेज हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल रेगुलरिटी की तरह पढ़ाया जाता है। यानी कि जो भी बच्चा, यानी कि मान के चलिए इग्नू के कोर्स में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कोर्स में और अलगप्पा यूनिवर्सिटी कोर्स में इस तरह के कोर्सेज हैं। पहली बात तो वहाँ पर क्लासेस कंपलसरी हैं, ठीक है। अब दूसरी क्लासेस कंपलसरी होगी, क्लासेस कंपलसरी के बाद आप उनके जब नोट्स पढ़ोगे ना, इग्नू के नोट्स में, यानी कि लाइब्रेरी साइंस के लिए मैं यानी कि सही मानता हूँ तो इग्नू के नोट्स मानता हूँ। फिर थोड़ा सा ये मान के चलो, अगर बिल्कुल ढीली ढाली भाषा हिंदी की लेके चले तो उसमें क्या है, राजश्री टंडन के नोट्स सही है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अब चलो, अब अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या है, अब आते हैं रिकॉर्ड की बात। अब रिकॉर्ड में क्या है, आपका एक्सेशन रजिस्टर हो जाएगा। भैया एक्सेशन रजिस्टर ही वही चीज़ है जो क्या कराती है हमें, पुस्तकालय के संबंधित क्या है, रिकॉर्ड के बारे में, पंजीकृत के बारे में, उसके में पुस्तक के संबंधित बारे में क्या कराता है, सब चीज़ें कराता है। और मैंने आपको क्या है, जब लाइब्रेरी विजिट कराई थी तो आपको बताया भी था कि ये है क्या है, एक्सेशन रजिस्टर। इसमें क्या है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर ये है किताब में एंटर, यानी कि जैसे क्या है, आप घर में जिस टाइम एंटर हुए और जिस टाइम बाहर जा रहे हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं
एक जैसे रजिस्टर में लिख दो तो वही कहीं ना कहीं आपका ऐसे ही किताब का जिस दिन आपकी किताब आपने बुक करी और जो जिस दिन वो आपकी लाइब्रेरी में एंटर होगी, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डिलीवरी बुक एक्ट 1954 में कौन से वर्ष संशोधन करके समाचार पत्रों में सम्मिलित किया गया? अभी वही ऊपर बात हो रही थी, मैंने क्या कहा था, 1910 से लेकर 1936 तक। 1936 के बाद आपको फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 54 वाला डिलीवरी बुक एक्ट, 56 वाला यानी कि 56, इसका आंसर क्या होगा 56, मैंने आपको बता ही दिया। तो इसका आंसर क्या होगा 56, यानी कि संशोधन हो गया था 56 में। और संशोधन हो गया क्या करा था, और डिलीवरी बुक एक्ट क्या करती है, आपकी चार भाइयों की कहानी, यानी कि चार भाइयों का कहानी मैंने आपको बता चुकी है, डिलीवरी बुक एक्ट में पढ़ लेना। चार लाइब्रेरी में चार किताबें जाती हैं विद इन 30 डेज, यानी कि कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर जाती है। और जिसे आजकल यानी कि 56 वाले कानून में क्या है, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो क्या कर लिया गया है, न्यूज़पेपर और इसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संसाधन, यानी कि आपका नेशनल ऑफ साइंस एंड साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट रिसर्च, यानी कि निस्केयर कैन, यानी कि निस्केयर क्या करता है, निम्न में से किन दो संस्थानों के विलय कर बना है? अब ये क्वेश्चन सबसे अटपटा इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को विलय का ही नहीं पता क्योंकि किस किस के विलय से बना है। भाई आप ये मान के चलो, क्या कह रहा है, निस यानी कि नेशनल साइंस कम्युनिकेशन, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब कम्युनिकेशन क्या है, यहाँ से आगे की बात कर रहा है। ठीक है, अब जब ये चीज़ आप इस तरह से देखोगे तो क्या कर रहा है, निस डॉग, यानी कि आपके जो निस डॉग है, ठीक, निस डॉग बोलो, निस्कॉम है, यानी कि निस्कॉम आ गया। अब निस्कॉम और इंस डॉग की विलय से कहीं ना कहीं ये चीज़ें बनी हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। और कहीं ना कहीं इंग्लिश में भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन, यानी कि निस्कॉम, एंड इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये हो जाएगा सोशोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मार्क 21 में टैग 260 किसको दर्शाता है? जब मार्क 21 यानी कि आपको मैंने क्या है DSSB में, और हाँ एक चीज़ और, जिस भी बच्चे यानी कि DSSB का पेपर दिया था तो DSSB की आपका ईडोजर का आपका और रिजल्ट आ चुका है, तो उसे भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, यानी कि अब क्या है, मार्क 21 की बात आती है तो मार्क 21 में टैग 260 की बात आती है, तो मार्क 21 में टैग 260 क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है पब्लिकेशन की इंफॉर्मेशन को, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पब्लिकेशन की इंफॉर्मेशन को दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 12। किसी पुस्तक के बारे में मुख्य सूचनाएं आप किस प्रश्न से प्राप्त करेंगे, यानी कि बाय विच एंट्री यू विल गेट मेन इंफॉर्मेशन अबाउट ए बुक। भाई आप बताओ, आपके घर में आपके बारे में कहाँ से चीज़ें पता चलेंगी, आपके पापा से, मम्मी से, भाई से, बहन से। तो यानी कि आपकी जो मेन जानकारी है वो कौन बताएगा, मेन मेंबर। तो क्या, यानी कि मेन मेंबर कौन है, जो भी मेन मेंबर होगा आपका वही बताएगा ये क्या है। यानी कि कहीं ना कहीं जैसे हमारे कहते हैं ना, ये इस गोत्र का है, इसके दादा ये थे वो थे, कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं जानते नहीं होंगे, तो उनके जो पिताजी हैं, जो उनके क्या है, जो उनके सब सीनियर है, वो सारी चीज़ जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए कहीं ना कहीं मेन एंट्री क्या होगी, मेन एंट्री हमें क्या कराती है, वो बुक के बारे में। और मेन एंट्री क्या है, यानी कि देखो मेन क्या है, इन्फॉर्मेशन, तो मेन क्या होगी, एंट्री होगी। तो यही चीज़ें इससे रिलेटेड करके हम चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सीरीज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में प्रयोग BT प्रत्येक क्या दर्शाता है, यानी कि व्हाट BT सिंबल डिनोट्स इन इतना लिस्ट, यानी कि कहीं ना कहीं जो लिस्ट की बात आती है तब BT आपको पता है, जब BT की बात आती है तो BT कहीं ना कहीं आपके वो क्या करता है, आपके बॉर्डर टर्म को दर्शाता है, यानी कि बोर्ड्स टर्म को क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि बॉर्डर टर्म्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कह रहा है 14, पुस्तकालय की, यानी कि पुस्तकालय में जो आपका कैटलॉग कार्ड होता है, यानी कि विच इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ कैटलॉगिंग कार्ड फॉर द एंट्री ऑफ बुक, यानी कि जो पुस्तकालय में प्रशिष्टि हेतु सूची कार्ड का मानक आधार, यानी कि मानक आकार या फिर आधार जो है आपका क्या होगा, ठीक है। अब मानव आकार क्या होगा, यानी कि एक तरह से आकार के बारे में पूछा गया है, तो आकार क्या होता है, जब हम आकार की बात लेके चलते हैं तो आपको कभी भी ये ध्यान रखना, कभी भी आपको क्या करना है, जैसे आप अभी सोचोगे कि पहली बात तो आपको जब सिंगल चीज़ें होती है वो काट देनी चाहिए, पर ध्यान रखना ये आएगा पॉइंटों में, तो पॉइंटों में, अब पॉइंटों में 11 नहीं होगा 12 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 12.5 से लेकर 7.5 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अवधि 1987 से 2019 तक, यानी कि जैसे 19 का पेपर है तो 19 तक पूछा गया, को यानी कि 2 बिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि आपका हो गया क्वेश्चन, हाउ विल बी रिप्रेजेंट टाइम पीरियड 1987 टू 2019 इन कोलोन क्लासिफिकेशन स्कीम, यानी कि जब हम कोलोन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, कोलोन क्लासिफिकेशन में हम किस तरह दर्शाते हैं, भैया किस तरह की बात कर रहा है, वो 2019 की बात कर रहा है, 2000 सॉरी वो बात कर रहा है 1987 से 2019 तक की, यानी कि 2019 तक की। अब 2019 तक की बात कर रहा है तो हम क्या लेंगे, पहले लेंगे पी, और पी ही क्यों लिया ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अब ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इससे इस तक की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, पहले लेंगे हम जिस तक जो हमारा सन है, जैसे 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, इस तरह से लेंगे। अब क्या कर रहा है, जहाँ से जहाँ तक की बात कर रहा है, यानी कि जैसे N87 से हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ की, ठीक है। जैसे N क्या है, N88 है, 89 है, तो ये इस तरह से चलता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें, और ये जब हम क्या करते हैं पढ़ते हैं, यानी कि थ्योरी सेक्शन की जगह प्रैक्टिकल सेक्शन पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या कह रहा है, 2 बिंदु वर्गीकरण पद्धति में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विच टाइप ऑफ नोटेशन इज यूज इन कोलोन क्लासिफिकेशन स्कीम। तो कोलोन क्लासिफिकेशन स्कीम में आपको पता होना चाहिए, कोलोन क्लासिफिकेशन क्या है, सीसी क्या है, रंगनाथन, और रंगनाथन जी क्या कहते हैं, मिक्सचर, यानी कि कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ पता होगा, खिचड़ी, तो खिचड़ी क्या है, मिक्सचर, और मिक्सचर क्या है आपका मिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट पेपर को, यानी कि पेपर आपका कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन है ये ऊपर नीचे भी इसलिए लिखे गए हैं कि जब आप क्या करो, प्रैक्टिस करो इस पेपर की, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, दिक्कत का सामना इसलिए ना करना पड़े क्योंकि बच्चों को क्या होता है, बच्चे करते हैं याद कि पहले का दूसरा, पहले का तीसरा चीज़ होता है, तो अब क्या है, सीरियल वाइज नहीं लिखे हुए, बहुत सी जगह मैंने सिर्फ सीरियल वाइज नहीं लिखे हैं, तो सीरियल वाइज ना लिखने का रीज़न ये है, आपको कम से कम ये तो एहसास होगा कि हाँ मैंने गलत करा है, यानी कि 2 की जगह, भाई अब बच्चा क्या करे, 1 2 3, उसे याद है कि अच्छा 16 का दूसरा है, वो दूसरे में लगा देगा, वो पढ़ेगा नहीं।
तो इसलिए ये भी करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सी के अनुसार ओ साहित्य में दिए गए पक्ष सूत्र में पी फैक्ट किस पद को दर्शाता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन इज अ फैक्ट ऑफ फॉर्मूला ओ लिटरेचर पी फैक्ट डिनोट टू विच टर्म। यानी कि आपको क्या करता है, वो किसके बारे में दर्शा रहा है ये बताना है। तो आपका वो हो जाएगा लैंग्वेज के बारे में दर्शा रहा है। भैया ये बताओ, आप सीधे सीधे बात मान के चलो, लिटरेचर किसके लिए होती है, भाषा संबंधित होती है। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, सबसे पहले हम इसी नई तुक्के की बात कर रहा हूँ मैं, तुक्के की। तो सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, लिटरेचर में भाषा, यानी कि भाषा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्न वर्गीकरण प्रणालियों को उसके यानी कि प्रथम प्रकाशन के अनुसार यानी कि दर्शाइए। तो आपके आगे आपका क्वेश्चन आ गया है, यानी कि तो आपके सामने क्या क्वेश्चन आ गया, यानी कि डीडीसी, सीसी और क्या है आपका यूडीसी और बीसी। अब ये बताओ मुझे, सबसे पहले क्या आया। तो सबसे पहले आपका एक ही चीज आई थी, वो क्या थी, आपकी डीडीसी। अभी डीडीसी मैंने कब बताया आपको, यानी कि कब बताई थी, अमेरिकन जो एएलए था वो कब बताया था मैंने आपको, बताया था 18 के आसपास। अब वहीं क्या है डीडीसी, यानी कि डीडीसी क्या हो जाएगा 1876। यानी कि अगर हम लेके चले, डीडीसी आ गया यहाँ पर, यानी कि पहला नंबर। अब डीडीसी आ गया यानी कि ये चला गया 2 नंबर पर। अब दूसरा हो गया आपका यूडीसी, यानी कि यूडीसी कब आया था 95 में, ये आ गया यहाँ पर। अब आपका हो जाएगा सीसी। सीसी तो अभी करवाया मैंने भाई, सीसी तो इससे सिंपल आंसर तो होगा ही नहीं। तो यानी कि आपका ये हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है। ज़्यादातर लाइब्रेरी में इसी तरह के आपको आपको मैच द फॉलोइंग मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यानी कि सीसी के अनुसार प्रधानमंत्री की जीवनी का वर्गीकरण बनाने के लिए किस पूर्ववर्ती सामान्य एकांक यानी कि ACI का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द CC to form of class number of biography of prime minister which ACI is used। तो ACI की बात कर रहा है, ACI की फुल फॉर्म क्या है। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं भी, ACI की फुल फॉर्म क्या है, और ACI की फुल फॉर्म का यानी कि फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ACI की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि Y7 में चला जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, श्रृंखला प्रक्रिया में किसी डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग को किस से बनाया जाता है। यानी कि इन चेन जो चेन पर्पस होता है, या चेन जो चीज़ें होती हैं, वो सब्जेक्ट हेडिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट किसके बराबर होता है, यानी किसके अनुसार बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो श्रृंखला प्रक्रिया में जब श्रृंखला की बात आती है, तो श्रृंखला में किस चीज़ के अनुसार चलता है। देखो, श्रृंखला में आपके क्लास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में चलता है, यानी कि प्रलेख के वर्ग संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। यानी कि किसकी बात कर रहा है, 2 नंबर की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक डैश बनता है। यानी कि जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक क्या बनता है, डैश बनता है। और विचारों के ऊपर अभी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, यानी कि जब आपके व्हेन गेट, यानी कि आपका सिस्टमेटिक, यानी कि सिस्टमेटिक फॉर्म में, या फिर एक तरह से बॉडी ऑफ आइडिया। अब बॉडी ऑफ आइडिया हो जाएगा तो आपका क्या होगा, क्या नॉलेज होएगा, क्या वर्ल्ड होएगा, क्या सब्जेक्ट होएगा, क्या आइसोलेट होगा। जब आपकी बताओ, जब आपका क्या होगा,
आप ये मान के चलो किसकी बात हो रही है, बॉडी की बात हो रही है। और बॉडी में आपकी यानी कि ये मान के चलो जब बॉडी में क्या हो रहा है, आइसोलेट की बात हो रही है या फिर उसकी तो क्या होगा देखो, उस टाइम पे हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट की बात हुई, सब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, यानी कि एक सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, किसी पुस्तक की वर्गीकरण संख्या क्या दर्शाती है, यानी कि एक क्लास नंबर ऑफ बुक शोज। भैया क्लास नंबर जो है हमारी बुक क्या शो करती है, आप बताओ। क्लास नंबर जो है हमारी, आप क्या कर रहे हो, एक क्लास को डिनोट कर रहे हो, एक क्लास को डिनोट कर रहे हो। और क्लास क्या डिनोट करती है, क्लास करती है आपके सब्जेक्ट को डिनोट। यानी कि जो क्लास होती है वो सब्जेक्ट ऑफ बुक होती है, यानी कि पुस्तकालय के विषय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, यानी कि आपके डीडीसी पे आ जाते हैं। डीडीसी यानी कि डेवी डेसिमल वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंडों में बटा हुआ है। जो बच्चा 2016, 17, 18, ठीक है, में बिलीव है, ठीक है, यानी कि BLIS है, ठीक है, उसने कहीं ना कहीं 19 भी पढ़ा है, 20 भी पढ़ा है, 21 भी पढ़ा है, ठीक है। अब आप ये बताओ, आपने जब प्रैक्टिकल हुआ आपका, तब आपके सामने कितनी किताब रखी थी, 2 रखी थी, 3 रखी थी, 4 रखी थी। अब ये कहानी मत कहना कि हमें तो किताब मिली ही नहीं, क्योंकि अगर आपने बिलीव करी है तो कहीं ना कहीं आपने CC और DDC के प्रैक्टिकल जरूर किया है। अब CC और DDC की प्रैक्टिकल में आपको बताइए कि जिस टाइम प्रैक्टिकल होता है उस टाइम किताबों का गट्ठड़ रख के, एक तरह से जैसे कहते हैं ना गट्ठड़, जहाँ एक तरह से ये मान ले ढूं, जिससे क्या है DDC और CC का रखा जाता है, जिससे क्या है हर बच्चा उसे यूज़ कर सके और उसके नंबर निकाल सके। कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगी। तो क्या है, 21वें का हो जाएगा 4, यानी कि 21वें एडिशन में 4 खंड थे। और चारों खंड के आपको पता है, एक में क्या है टेबल है और एक में क्या है ये सब चीज़ें। अब कितने हैं यही बताओ, चलो अब कितने हैं, यानी कि लेटेस्ट वाले में कितने हैं वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ACR2 में एक व्यावसायिक, सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, वो थोड़ा सा स्क्रीन में दिक्कत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ACR2 में एक व्यावसायिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित क्रमिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि निम्न अनुसार हैं, यानी कि इन ACR2 मेन एंट्री फॉर ए, यानी कि सीरियल पब्लिकेशन पब्लिश्ड बाय कॉम्युनिक, यानी कि एक तरह से कॉमर्शियल पब्लिशर विल बी अंडर। यानी कि देखो सीधे सीधे छोड़ दो, सारी बात छोड़ो, जब AACR की बात आए यानी कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल और 2 की बात आए, देखो AACR, ठीक है, AACR2 और AACR2R, ये तीनों याद करने हैं आपको और तीनों के तीनों आपको पूछे जाते हैं कब आएंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, किसकी बात कर रहा है, सीरियल पब्लिकेशन पब्लिश्ड बाय, ठीक है। अब पब्लिश की बात कर रहा है तो AACR2 में जब पब्लिशन की बात आएगी तो वो क्या होगा, टाइटल की बात होगी। आप बताओ, आपको कोई किस नाम से जानेगा, आपके नाम से जानेगा, आपके क्या है, या फिर आपका जैसे मान के चलिए हमारे यहाँ क्या है जाति पद्धति है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, ये क्या है, ये इस जाति का है, आपके टाइटल से, आपके पिताजी के टाइटल से, यानी कि क्या है टाइटल से जानेगा। तो क्या है, कहीं ना कहीं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि टाइटल से जानेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। दो पद्धति यानी कि दो वर्गीकरण पद्धति के अनुसार एक किताब के निम्न
परिसूत्र में सी का क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि जो सी क्या करती है, प्रदर्शित वो करती है, यानी कि व्हाट डिनोट सी इज द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ ए बुक नंबर अकॉर्डिंग टू कॉलोन क्लासिफिकेशन। ये फॉर्मूला दिया है, इसके अनुसार क्या डिनोट करती है। आप ये सोचो कि जब डिनोट करने की बात आती है तो और सी किसके लिए प्रेजेंट होता है, वो आपका सी हो जा रहा है कॉपी नंबर के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हो रहा है सी, सॉरी 2। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या कह रहा है, ओपीएसी, और ओपीएसी का तो फुल फॉर्म आपको मैंने कई बार करा चुके। ओपीएसी की फुल फॉर्म क्या है, देखो ओपीएसी क्या है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, ऑनलाइन, और इसे इंग्लिश में जरूर देखिए, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इससे आसान क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, वर्तमान में ISBN के जो संख्या है वो कितनी है। भाई ISBN की संख्या पहले कितनी थी, तो आपको पहले भी पता होनी चाहिए। ISBN की संख्या थी हमारी कितनी, 10। ठीक है, तो आपको ISBN के बारे में पता होना चाहिए। ISBN की जो संख्या का जो एक तरह से बंटवारा हुआ है वो कब हुआ है, यानी कि ISBN की जो संख्याओं का जो बंटवारा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तरह से बड़ी है। अब जब बड़ी है तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए ISBN की संख्या जब बड़ी है तो वो कैसे कैसे बड़ी है, किस तरह से बड़ी है, आपको ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई थी। यानी कि देखो, पहले जो 2007, ठीक है, 2007 तक थी 10 संख्या, अब क्या है 13 संख्या, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, 13 होगा। तो इसका क्या होगा, यानी कि पहले जो थी 10 संख्या, याद कर लेना। अगर आपसे पूछे वर्तमान की जगह, यानी कि ISBN में 10 संख्या या 10 अंकों की संख्या किस वर्ष तक रही, तो आपको क्या लगाना है, 2007। या पूछ ले 2007 तक ISBN की में कितने अंकों की संख्या रही, तो आपको क्या करना है, 10। ठीक है, और आपसे पूछे वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है 13। तो आपको मैंने बताया था कैसे निकाली जाती है, उसमें आपका EAN आता है, ग्रुप आते हैं, पब्लिकेशन आते हैं, टाइटल आते हैं, चेक डिजिट आती है। तो ये सारे आपको मैंने करवा भी चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 28, सूची जिसमें कुछ प्रविष्टि संख्या में एक प्रविष्टियां शब्द में हो, ऐसी सूची को ऐसा रंगनाथन जी ने CCC कोड के अनुसार क्या कहा है, यानी कि व्हाट इज द नोन व्हेन ए कैटलॉग इन विच सम एंट्री आर नंबर एंट्री एंड सम आर वर्ड एंट्री as per the CCC with additional registered for the dictionary catalog code of SR रंगनाथन जी। तो भाई इतना लंबा आपको समझने की यानी क्वेश्चन पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे देखो, जब CCC की बात आए और क्या कह रहा है वो, यानी कि नॉन कैटलॉग की बात कर रहा है, यानी कि व्हाट इज अ नॉन, यानी कि क्या कह रहा है, किसकी बात कर रहा है, कैटलॉग में उसकी बात कर रहा है, सम एंट्री की, यानी कि सम और क्या है, एक तरह से वर्ड एंट्री की बात कर रहा है, तो हो जाएगा क्लासिफाइड कैटलॉग, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, AACR2 यानी कि एंग्लो अमेरिकन रूल 2, AACR2 का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। अभी हम ऊपर क्या कर रहे थे, मैंने आपको कहा था ना, AACR2 और AAC2R, ये आपको पता होना चाहिए कब कब आए। तो अब ये क्या कह रहा है, AACR2 की बात कर रहा है। अब AACR2 जो है वो किस वर्ष पब्लिश हुआ, तो यानी कि अमेरिकन एंग्लो अमेरिकन जो रूल्स हैं वो कब आए, तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स आपके आए थे 1978 में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, किसी पुस्तक का पुनः परिवर्तन या अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के साथ प्रकाशन क्या कहलाता है, यानी कि व्हाट इज द
व्हाट इज कॉल्ड व्हेन ए बुक प्रिंट अगेंस्ट विद द सब, यानी कि एक तरह से उसका जैसे क्या है कि उसका जैसे कहते हैं ना, अब आपकी कंपनी है, यानी कि जैसे ये है वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, इसका क्या है एक तरह से और कंपनी निकाल दी, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की बात कर रहा है। तो एक तरह से जब इस तरह की बात होती है वो तो होता है एडिशन। जैसे मान के चलो ये तो कंपनी की बात मान लो, चलो ये कंपनी हो गई पूरी पूरी। जब जैसे कि मान के चलो अ, अब आपका सेकंड एडिशन आ रहा है, यानी कि जैसे हैरी पॉटर का क्या सीरीज आई, एडिशन आए, तो क्या हो जाएगा, संस्करण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, दो बिंदु यानी कि सीसी के अंतर्गत पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किस संबंध प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है, यानी कि इन कॉलोन क्लासिफिकेशन, इंट्रो एरो, यानी कि एक तरह से ये सारे के सारे बताए गए। अब आपको जब फेस की बात आती है, यानी कि प्रदर्शन की बात आती है, प्रदर्शन में आपको मैंने कई बार आपको एक चीज़ कराई है कि प्रदर्शन में आपको क्या करना है, पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा और फिर क्या आएगा, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। क्या है, पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा और फिर क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए। जब इस तरह की बात आती है तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपकी मेन क्लास, फिर आएगा यानी कि वन मेन क्लास, वन फैक्ट, वन टू एरे इन आइसोलेट ऑन वन एंड द सम एरे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेखीय सूचना स्रोत नहीं है। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्स। भाई डॉक्यूमेंट्री की, यानी कि जब डॉक्यूमेंट की बात आती है, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी जब तैयारी करा रहा था मैं, यानी कि जब DTPSP की तैयारी करी होगी बच्चों ने, तो देखो जब आप ये मान के चलो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जब एक पहाड़ पर लिखी हुई चीज़ को देखते हैं, क्या है, पहाड़ पर लिखी हुई चीज़ को देखते हैं, वो क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट है। आप रिसर्च कर रहे हो, वो क्या है, वो है एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। अब आपसे मैं कह दूं कि आप मेरी किताब पढ़ लो या यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो क्या है, एक तरह से सोर्स के तौर पर नहीं माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी, तो ये हो गया आपका 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यह किसका कथन है कि संदर्भ सेवा पाठक एवं उसके लेख के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो ये किसकी बात, कौन कह रहा है। अब एक चीज़ आपको पता है, तैयारी किसकी कर रहे हो, लाइब्रेरी की, तो कहने वाला कौन होगा सबसे ज़्यादा, भाई कहने वाला कौन होगा, SR रंगनाथन जी। तो ये उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए, यानी कि रेफरेंस सर्विस की बात कर रहे हैं, रेफरेंस सर्विस इन्हीं का है, तो आपको पता होना चाहिए, सीधे सीधे आंख बंद करके रेफरेंस सर्विस कहीं भी दिखाई दे और नाम पूछे तो सीधे सीधे लगा देना SR रंगनाथन जी। क्वेश्चन नंबर 34 पे देखते हैं। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख हैं। तो भैया शोध पत्रिका में जो प्रकाशित लेख है, अच्छा शोध पत्रिका होती है यानी रिसर्च जो जर्नल्स हैं हमारे, वो रिसर्च जर्नल्स में क्या हो रहा है, भाई रिसर्च हो रही है। रिसर्च क्या होती है, आपकी प्राइमरी सोर्सेज होती है, यानी कि आज इस यानी कि इस चीज़ की रिसर्च हुई, आज इस चीज़ की रिसर्च हुई, तो यानी कि रिसर्च होती है फिर, यानी कि प्योरली। अब रिसर्च भी बहुत सारी तरह की होती है, एक होती है अप्लाइड रिसर्च, एक होती है प्योर रिसर्च, एक होती है क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च। तो रिसर्च में कहीं ना कहीं प्राथमिक शोध का जिक्र होता है और प्राथमिकता मानी जाती है, इसलिए हो जाएगा प्राइमरी सोर्सेज, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्या कह रहा है,
इंडिया हु इज हु, दिल्ली की यानी कि दिल्ली इफ्ला पब्लिकेशन किस प्रकार का सूचना स्रोत है, तो यानी कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स इंडिया हुज हु, न्यू दिल्ली इफ्ला इन्फ्ला इन्फ्ला पब्लिकेशन के बारे में बता रहा है, यानी कि जो इन्फ्ला के बारे में बता रहा है, मैं इफ्ला पढ़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जब इस चीज़ की बात आ रहा है, देखो पब्लिकेशन की बात कर रहा है और वो क्या कर रहा है, एक नाम दे दिया उसने, यानी कि उसने पूछा कि इन्फॉर्मेशन किस तरह की है। अब इन्फॉर्मेशन जब हम चलेंगे, इन्फॉर्मेशन का रूल क्या कहता है भाई, सीधी सीधी बात ये है, जो ओरिजिनल है वो है प्राइमरी, ठीक है, जो ओरिजिनल है वो है प्राइमरी। अब जो क्या कर रहा है, अब इसमें क्या कर रहा है, वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है, वो बता रहा है आपके बायोग्राफी के बारे में, यानी कि इंडिया के बारे में बता रहा है। अब इंडिया के कहीं ना कहीं चीज़ के बारे में बता रहा है कि इंडिया क्या है, किस तरह की चीज़ है, तो वो क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिकल नहीं है। ज्योग्राफी में क्या आता है, ज्योग्राफिकल सोर्सेज में के सारे आ जाते हैं जो प्रकृति से रिलेटेड रहते हैं, यानी कि रॉक्स यहाँ पर इतनी है, सोना यहाँ पर इतना है, चांदी यहाँ पर इतनी है, मिनरल्स यहाँ पर इतने हैं, तो वो क्या होता है, भौगोलिक स्रोत माने जाते हैं। यानी कि रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्टिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि जल की मात्रा इतनी है, इतनी होनी चाहिए, यानी कि जिसमें क्या है बाहर डायग्राम मिलेंगे, वो रिपोर्टिंग होगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जीवन स्रोत के ऊपर हो जाएगा, यानी कि जीवनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि इंडियन यानी कि INB पब्लिकेशन कहाँ होता है, और आपको पता है INB पब्लिकेशन एक ही नाम होगा, कलकत्ता, यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, ठीक है, क्या होगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, हु इज़ द यानी कि हु इज़ कॉल्ड ए फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी, और इससे आसान क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन तो आसान नहीं है, पर यह है कि कई बार एक तरह से ये आता ही आता है, तो सॉरी, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। अब इसमें लगा देंगे, बिब्लियोग्राफी में बहुत सारे बच्चे एक नाम देखे हैं, पीटले ओटले, तो कहीं ना कहीं वो लगा देंगे, और ये कहीं ना कहीं गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, गैसनर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गैसनर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कौन सा स्रोत नहीं है, अब इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, कौन सा स्रोत नहीं है, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई रिसोर्स। अच्छा, ई स्रोत नहीं है, सॉरी ई स्रोत नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश में ज़रूर पढ़िए आप। इंग्लिश में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे हिंदी में क्या है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते चल जाओगे ना, पढ़ते पढ़ते चल जाओगे, तो कहीं ना कहीं एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं अनबैलेंस लगने लगेगी, और कहीं ना कहीं जब आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट खासकर ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है। और लाइब्रेरी को इंग्लिश में थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करी, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये यानी कि ई रिसोर्सेज की बात आती है, ई रिसोर्सेज में क्या हो जाएगा, अब ई रिसोर्सेज में आपका आ जाएगा भाई, देखो ई मैगजीन हो गया, रेफरेंस डाटा सिस्टम हो गया, मल्टीपल प्रोडक्ट हो गया, तो मल्टीमीडिया प्रोडक्ट हो गया, तो आपका बचा मैनुस्क्रिप्ट है आपका, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिक किस तरह के स्रोत हैं, यानी कि संस्करण पत्रिकाएं किस तरह के स्रोत हैं, और स्रोत के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए राजस्थान वाले पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए। जो एब्स्ट्रैक्टिंग होती है, यानी कि मान लीजिए आपका संतरे का जूस निकाला, ठीक है, पहले संतरे का जूस निकाल लिया, ठीक है, अब संतरे का क्या है, संतरा है वो ओरिजिनल स्रोत है, अब संतरे का जूस निकाल के एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या हो गया, उसका यानी कि सेकंड फॉर्म आ गया, सेकंड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि सेकंड फॉर्म में आ जाता है, तो हमारा हो जाएगा द्वितीयक स्रोत, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलो जी आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन करता है? यानी कि अब इसका प्रकाशन कौन कर रहा है? देखो, जब इसकी प्रकाशन की बात आएगी और इसके प्रकाशन में क्या हो रहा है, इंडिया की बात होती है, रेफरेंस की बात करी, एनुअल की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, न्यू दिल्ली, यानी कि सूचना एवं प्रसार मंत्रालय करता है, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। डैश पुस्तकें, यानी डैश पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? इन विच सिंबलाइज ट्रांसलेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ए बुक। तो यानी कि पुस्तकालय के विषय के प्रतीकात्मक अनुवाद क्या होते हैं? जब अनुवाद की बात होगी तो आपको क्या कहा था मैंने, उसके में क्लास नंबर की बात आई। क्लास नंबर क्या है? क्लास नंबर बुक के विषय के प्रतीकात्मक अनुवाद की बात कर रहा है, यानी कि उसके उसके ट्रांसलेशन सिंबल, यानी कि एक तरह से ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर वर्ग संख्या। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है आपका? जो आपके, यानी कि ये क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई द रॉन्ग, यानी कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड द कंट्री, यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन और उसके उस देश के संयोजन का पहचान करें जो है। तो आपको बताना है कहीं ना कहीं इसमें क्या पूछा है? गलत पूछा है, तो आपको गलत बताना है, यानी कि रॉन्ग। अब आपको बताना है तो इसमें क्या हो जाएगा? ये देखो क्या कह रहा है? पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, सबसे पहला ये आपका है पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो ये हो जाएगा यूके नहीं है, तो इसका आंसर आपको बताना है यूके नहीं है। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और। अब आपसे मैं एक यहीं से संबंधित क्वेश्चन पूछ, एसोसिएशन में सबसे पुराना एसोसिएशन कौन सा है? ठीक है, क्या कौन, यानी कि लाइब्रेरी का सबसे पुराना एसोसिएशन कौन सा है, जो कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए सबसे पुराना एसोसिएशन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 43, सर्वप्रथम अनुक्रमण हेतु, यानी कि सर्वप्रथम अनुकरण हेतु KWIC, यानी कि की वर्ड इन कॉन्टेंट्स शब्द किसके द्वारा प्रयोग, यानी कि किसके द्वारा लाया गया है, किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा लाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा HP लुहेन, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका HP, यानी कि HP क्या करता है? प्रिंटर। ठीक है, वहीं से संबंधित कुछ यानी कि ट्रिक लगा के जोड़िए से। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? यानी कि हु पब्लिश्ड, यानी कि लाइब्रेरी का जो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट है वो कौन पब्लिश करता है, और वो आपका, यानी कि कौन पब्लिश कर रहा है? जब आपकी लाइब्रेरी की, किसकी बात कर रहा है? आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या बताया था? IAS बनोगे, यानी कि जब IAS बनोगे तो क्या कराओगे? अपने घर वालों के लिए सबसे पहले क्या करोगे? पॉलिसी खरीदोगे, यानी कि LIC कराओगे। तो वही कहीं ना कहीं आपका लाइब्रेरी एब्स्ट्रैक्टिंग की बात करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ढूंढोगे IAS LIC कौन सा है, यानी कि आगे हो जाएगा स्पेशल, मैंने आपको कहा था ना एक स्पेशल वर्ड। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। पेटेंट, यानी कि क्या है? अब पेटेंट की बात आती है, यानी कि व्हाट इज पेटेंट। ठीक है, यानी कि पेटेंट क्या है? एक स्व, क्या है? एक स्व क्या कह रहा है? पेटेंट की बात कर रहा है। पेटेंट क्या होता है? यानी कि पेटेंट होता है एक आविष्कारकर्ता या एक उत्पादनकर्ता के द्वारा उनके आविष्कार और उत्पादन के लिए सरकार की अनुमति प्रदान करना। जैसे मान के चलिए कि आपने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, क्या बनाया? आपने बॉक्स बनवाया, तो आपने क्या करा लिया? आपने बॉक्स को, यानी कि मैंने यूनिवर्सली इसको पेटेंट करा लिया। ठीक है,
और बॉक्स बस पेटेंट में क्या है, आपको सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। इस मटेरियल का यूज़ करा है, ऐसे बनाया है, ऐसे बना। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि कोका कोला का फॉर्मूला का यानी कि अभी तक भी उन्होंने पेटेंट नहीं करवा रखा है। तो कोई भी क्या है, अगर जिसको मान लो उसका फॉर्मूला मिल जाए तो वो पेटेंट करवा के ये भी कर सकता है, यानी कि रजिस्टर भी करा सकता है। तो कहीं ना कहीं पेटेंट कराने का मतलब ये है कि आपने अपनी जो आविष्कार है, यानी कि नाम आपका उड़ गया, आपके नाम से जाना जाएगा, पर कहीं ना कहीं वो क्या है, आपने उसे बता दिया कि ऐसे वैसे बनेगा। जैसे क्या है, आप क्या करते हो कि आज मुझे कुछ भी खाने, यानी कि मान लो कढ़ाई पनीर खाने का मन कर रहा है, नान खाने का मन कर रहा है, तो क्या करते हो, यूट्यूब पे डालते हैं। यूट्यूब पे क्या करो, कढ़ाई पनीर कैसे बनेगा, ये छोले कैसे बनेंगे, तो आप डालते हो ना। तो वो क्या है, अगर उसका भी पेटेंट नहीं हो गया होता, यानी कि सीधे सी बात है, उसका पेटेंट नहीं होता तो आपको ऐसे नहीं मिलता हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पेटेंट क्या करता है, एक तरह से स्वीकृति प्रदान करता है, और क्या करता है, उत्पादनकर्ता को, यानी कि जैसे मान लो कोई पेटेंट है और आप उसकी बिना, यानी कि उसकी जिसका उसका आविष्कार है उसकी अनुमति के बिना अगर यूज़ करते हो तो वो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। तो ये कहीं ना कहीं पेटेंट का फॉर्मूला कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, 46 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, रेफ्रिजरेटिव जनरल क्या है। तो वो क्या है, यानी कि रेफ्रिजरेटिव जनरल क्या है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ऑप्शन एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियड। और ये कहीं ना कहीं एक तरह की यूनिक क्वेश्चन है, तो इसे टिक कर लेना और इसे लिख के रख लेना अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, के बियर यानी कि कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन एंड लाइब्रेरी एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज ऑर्गेनाइज, यानी कि किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में पुस्तकालय के सचिवालन पर कन्वेंशनल। तो आपको बताना है, तो ये आपका किससे संबंधित है, यानी कि डिल नेट से संबंधित है, आर्ग नेट से संबंधित है, यानी कि क्लैब नेट से संबंधित है। तो आपका है इनफ्लिम नेट, यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। और आपको पता होना चाहिए, जब आर्ग नेट की बात है तो ये क्या है, एग्रीकल्चर के संबंध माने जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, इनफ्लिम नेट किस देश के विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से संबंधित है। तो भैया आप पेपर कहाँ का दे रहे हो, राजस्थान का। राजस्थान कहाँ पर है, इंडिया में। तो किस देश का होगा, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन तो इस तरह के इजी पेपर है बिल्कुल, तो आप इसका आसानी से दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, एक भाषा में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में रूपान रूपांतरित किया, यानी कि किया को क्या कहते हैं, यानी कि हु कन्वर्ट एनी पब्लिश्ड रीडर मटेरियल फॉर वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। भाई एक भाषा से दूसरी भाषा को परिवर्तन करने में क्या कहते हैं, तो भैया ट्रांसलेट कहते हैं। ऐसा यानी कि ये मान के चलो, आप क्या कर रहे हो, जैसे मान के चलो ऊपर वाले आपको मैं, यानी कि ये इंग्लिश का लिखा हुआ ना दूँ, तो आप क्या करोगे, इसे ऐसा कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे, तो क्या करोगे, आपको मिलेगा इसका यह है इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, OCLC, यानी कि OCLC का पूरा नाम क्या है। भाई OCLC का पूरा नाम क्या है, OCLC का आपका पूरा नाम आपको पता ही होना चाहिए। OCLC क्या है, ऑनलाइन कंप्यूटर क्या है, बताओ, लाइब्रेरी सेंटर, यानी कि OCLC का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन आपने कर लिए। और एक चीज़ देखना है, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी की, सबसे पहले क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरा क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जहाँ पर आपको ये PDF आपका पेपर का मिलेगा। और ये PDF अपने तक सीमित नहीं रखना है, सभी स्टूडेंटों को सेंड कर देना है, जो भी क्या कर रहा है, राजस्थान की तैयारी कर रहा है। और जिस भी स्टूडेंट को
राजस्थान के पेपर चाहिए, यानी कि राजस्थान के लाइब्रेरी के पेपर चाहिए, चाहे वो राजस्थान का लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड हो, राजस्थान लाइब्रेरी कॉलेज वाला हो, और राजस्थान पेपर 3 यानी कि पेपर 2 हो, जिसकी हम तैयारी करें ग्रेड 2। वो सारे के सारे जो 6 से 7 पेपर है वो एक साथ आपको सॉल्व विद आंसर की मात्र 30 रुपये में मिल जाएंगे। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? व्यापार ग्रंथ सूची क्या है? यानी कि इंग्लिश में भी कर लेते हैं, ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है? भैया ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है? अब ट्रेड बिब्लियोग्राफी आपकी किस चीज़ से संबंधित है? भाई ट्रेड बिब्लियोग्राफी मैंने आपको बताया था कि जब ट्रेड बिब्लियोग्राफी की बात आती है तो क्या है, पुस्तकालय मुद्रा सामग्री की सूची जो किसी प्रकाशक या पुस्तक विक्रेता के पास देश के विक्रय हेतु उपलब्ध होती है, यानी कि द लिस्ट ऑफ बुक, यानी कि क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक मिनट, ये रहा, लिस्ट ऑफ बुक एंड अनदर प्रिंट मीडिया अवेलेबल इन द कंट्री फॉर सेल, यानी कि पब्लिशर फॉर द सेलर। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से मैनुअल की तरह माना जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, पुस्तकालय कर्मचारियों के वेतन किस भाग है, यानी किसका भाग है? यानी कि लाइब्रेरी स्टाफ सैलरी इज अ पार्ट ऑफ। भाई लाइब्रेरी स्टाफ सैलरी की जब बात आती है तो आपका क्या होता है, यानी कि वो नॉन प्लान बजट में आती है। वो क्या है, नॉन, एक तरह से NPB जिसे कहते हैं, उसमें आती है नॉन प्लान बजट में। ठीक है, अब जीरो बजट क्या होता है, प्लान बजट क्या होता है, एस्टिमेटेड बजट क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बजट के चैप्टर में करा चुकी हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना पुस्तकालय चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? यानी कि बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रीडर एट द लोएस्ट कॉस्ट, यानी कि ये किसने दिया है? अब जो इस तरह की बातें करते हैं वो कौन होते हैं? 2 ही आदमी हैं। क्या, कौन कौन है? एक मेलवर डेवी और SR रंगनाथन जी। अब SR रंगनाथन जी क्या है, किस पर बात कर रहे हैं? वो लो कॉस्ट पे बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मुफ्त पे बात कर रहे हैं, सभी को पुस्तक तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं वो। तो क्या कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मेलवर डेवी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय न्यासर भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यानी कि आपका NBT यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट आपके कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? तो आपको पता होना चाहिए, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि आपका नंबर हो गया ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, सेल्फ लिस्ट यानी कि सेल्फ सूची का मुख्य रूप से क्या उपयोग है? तो सेल्फ सूची का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आप बताओ। देखो सेल्फ सूची की जब बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्टॉक वेरिफिकेशन। किसी, कोई बच्चा जो लाइब्रेरी से जुड़ा हो, लाइब्रेरी में काम कर रहा हो, तो जब आप से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जब आपने देखा होगा लाइब्रेरी में जब बुक्स आती हैं, ठीक है, मान लो मैंने लाइब्रेरी यानी कि एक पब्लिशर को ये किताबें का रिक्वायरमेंट लिख के भेज दी, ठीक है, भेज दी, आपने 20 किताब लिख के भेजी, ठीक है, ठीक है, 20 के आपने क्या करा, 20 की किताब भेजी। अब 20 किताबें जब भेजी तो क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, रिसीव भी तो करोगे से। अब रिसीव करोगे तो क्या करोगे, आप पहले नंबर की किताब आई है, दूसरे नंबर की किताब आई है, तो क्या करते चल जाओगे, ऐसे टिक लगाते चल जाओगे, यानी कि पहले नंबर की किताब आ गई, दूसरे नंबर की आ गई, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, पाँचवें नंबर की, यानी कि मान लो 10वें नंबर की किताब नहीं आई जो आपने कही थी, तो वो लगा दोगे, रिमार्क लिख दोगे उसके आगे, ये मिसिंग है, या इस तरह से लिख के चल दोगे। तो क्या है, ये सब चीज़ें क्या हो गई, ठीक है।
अब ये आपके कर दिए आपने। फिर स्टॉक वेरिफिकेशन एक तरह से सेल्फ ये, तो स्टॉक वेरिफिकेशन भी कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी होती है, यानी कि एक एक, जैसे क्या कहते हैं ना, एक एक पन्ना खुद छान के, और खुद क्या है, किताब को छान के देखना पड़ता है कि हाँ कितना पड़ा स्टॉक, क्या क्या चीज़ें हैं। तो वही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ऐसी पुस्तकें जो महंगी और दुर्लभ हों उनके लिए किस प्रकार की जिल्द बंदी उपयोग कराया जाता है। यानी कि बाइंडिंग की बात कर रही है, और बाइंडिंग में आपको पता है जब क्या है, महंगी बुक की बात आती है, यानी कि महंगी बुक होगी तो महंगी बुक क्या हो जाएगा, फुल लेदर बाइंडिंग हो जाएगी। तो भैया महंगी बुक में होती है फुल लेदर बाइंडिंग, यानी कि आप जैसे मान के चलिए, आप जैसे इसरो लाइब्रेरी के फॉर्म निकलते हैं हर बार, ठीक है। इसरो लाइब्रेरी हो गया आपकी, जो इतनी महंगी महंगी, जैसे बहुत सारी डीडीसी किताब, सॉरी डीडीसी हो गया बोल रहा हूँ मैं, जैसे पायलट बनने की जो किताबें होती है ना, जैसे पायलट बनने की किताबें होती हैं वो बहुत महंगी महंगी किताबें होती हैं। या फिर एक तरह से फॉरेन की जो किताबें हैं वो बहुत महंगी महंगी किताबें हैं। या फिर ये मान के चलिए 50-50 60-60 हज़ार रुपये किताबें, या यूनिक बुक है तो वो लेदर बाइंडिंग में होती है। तो यानी कि फुल लेदर बाइंडिंग में आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियां पुस्तकालय में किस कार्य हेतु उपयोग है। यानी कि आपका कैटलॉग पब्लिश्ड बाय द पब्लिशर टाइम टू टाइम आर यूज्ड इन लाइब्रेरी फॉर विच पर्पस। तो पर्पस क्या हो रहा है भाई, आपकी क्या हो रही है, बुक सिलेक्शन की बात हो रही है, यानी कि पुस्तकों का चयन हो जाएगा, यानी कि वो क्या होगा, पुस्तकों का चयन। ठीक है, पुस्तकों का चयन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 58 देखते हैं। 58 क्या कर रहा है, पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना राशि, राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि स्रोत किससे संबंधित है। यानी कि जो आपकी लाइब्रेरी की फीस, डोनेशन एंड, यानी कि एक तरह से आपका जो फाइन वाइन होता है वो किससे संबंधित होता है। तो भैया वो आपके फंड में जाता है, जिसे कहते हैं हमारे लाइब्रेरी कोष में जाता है। तो आपका आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी कोष, यानी कि लाइब्रेरी फंड। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 क्या कह रहा है, किसने प्रबंधन के सिद्धांत का वर्णन किया है। तो किसने प्रबंधन के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। भैया मैनेजमेंट में भी आपको बताना पड़ेगा कि मैनेजमेंट कौन लाया है। तो मैनेजमेंट में भी आपको पता होगा क्या है, HF, यानी कि हेनरी फेवल। ठीक है, यानी कि हो जाएगा हेनरी फेवल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, पुस्तकालय हेतु पुस्तक खरीदने की निम्न प्रक्रियाओं में से सही प्रक्रिया का क्रम चयनित करिए। भैया आप मुझे बताओ, जब आप क्या करते हो, पुस्तक खरीदते हो या चलो कुछ भी सामान खरीदो, तो क्या करोगे, सबसे पहले लगाओ अंदाजा। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, बुक सिलेक्शन करोगे, यानी कि चीज़ें को सेलेक्ट करूँगा मैं। अब सेलेक्ट कर लिया मैंने, अब सेलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, उसे ऑर्डर करूँगा। ठीक है, ऑर्डर कर लिया। अब ऑर्डर करने के बाद क्या करूँगा मैं, अब यानी कि जब इस तरह की क्या हो गई, अब ऑर्डर करने के बाद उसे वेरीफाई, यानी वेरिफिकेशन करूँगा। और वेरिफिकेशन करने के बाद क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा। तो इस तरह से कौन सा बैठता है, से हमारा कौन सा बैठता है आंसर, ऑप्शन नंबर 3 बैठता है। ठीक है, क्या बैठता है, ऑप्शन नंबर 3 बैठता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 61, चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो,
यानी कि 61 का जब आपको आंसर मिलेगा तो वो हो जाएगा वीडिंग आउट। यानी कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सिस्टमेटिक रिमूव। ये बहुत सी जगह क्या करते हैं, विड्रॉल, यानी कि विड्रॉल वर्ड आपको एक तरह से बच्चों को सबको समझ में आने लगा है। अब विड्रॉल जब समझ में आने लगा है तो यानी कि वी जो कहानी थी, वी से विड्रॉल और वी से वीडिंग आउट, तो कहीं ना कहीं वो सिस्टमेटिक रिमूवल या सिस्टमेटिक रिमूव की बात करता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। ठीक है, अगर विड्रॉल मिले तो वी से आपको डब्ल्यू से वीडिंग हो गया, डब्ल्यू से ही हो गया, तो ये आपको सीधे समझ में आ जाएगा। तो इसलिए चीज़ का ध्यान रखना। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। 62 क्या कह रहा है, पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कॉर्प किससे संबंधित है। अब पोस्ट कॉर्प तो एक ही आदमी संबंधित, और पोस्ट कॉर्प दिया किसने। चलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि पोस्ट कॉर्प दिया किसने है, आपको ये बताना है। और पोस्ट कॉर्प की फुल फॉर्म क्या है, यही बताओ। यानी कि आपको पोस्ट कॉर्प की फुल फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि क्या है, पोस्ट कॉर्प पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यानी कि पोस्ट कॉर्प, यानी कि पोस्ट कॉर्प कैसे संबंधित है, पोस्ट कॉर्प लाया कौन, पोस्ट कॉर्प आया किस लिए, यानी कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। चलो, अब पोस्ट कॉर्प आ ही गया है तो पोस्ट कॉर्प सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या, 3। किससे संबंधित है, मैनेजमेंट से संबंधित है, हमारे मैनेजमेंट से संबंधित है। अब POSD, ठीक है, CORB, P से क्या होगा, P से हो जाएगा प्लानिंग। ठीक है, O से क्या होगा, O से आपका ऑर्गेनाइजेशन। S से क्या होगा, S से आपका होगा स्टाफिंग। ठीक है, D से क्या होगा, D से आपका हो जाएगा डायरेक्शनिंग। ठीक है, अब CO ये है आपका, ऐसे लिखा जाता है जिससे ये, अब पता है बड़े अक्षरों में क्यों देने लगे, पहले बिल्कुल सही आता था, पहले ऐसे आता था, अब क्या है जिससे कंफ्यूजन हो जाए। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, R से क्या है, रिपोर्टिंग। और B से क्या हो जाएगा, बजटिंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आया कब, ये आया था क्रिएट वाज, यानी कि क्रिएटेड इन 1937। ठीक है, कौन था लाने वाला, लूथर गुलिक और एंड लियोडो और विक। ठीक है, तो ये आपके दोनों थे। ठीक है, आपको समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन मैंने से संबंधित करा दिए। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय अनुमति आय और व्यय का लेखा क्या कहलाता है। अब ये क्वेश्चन आपको क्या बताता है कि अगर आपको ये क्वेश्चन भी नहीं आता तो ऐसा करिए, वीडियो बंद करिए, किताबें बंद करिए और सो जाइए। मतलब आप ये बताओ क्या कह रहा है, आय और व्यय की बात कर रहा है। आप अपनी आय कमा रहे हो और उसे गवा रहे हो, तो क्या कर रहे हो, एक बजट की बात कर रहे हो। फीस, तो फीस क्या होती है, जो हम सुविधा के लिए अदा करते हैं, यानी कि अदा करते हैं। फंड क्या होता है, हम क्या सुरक्षित करते हैं या फिर एक तरह से भंडारण करते हैं। और जो बजटिंग होती है उसमें इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान है, आय और व्यय की बात हो रही है तो क्या हो जाए, बजटिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रह, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुत का समावेशन हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं। यानी कि व्हाट इज़ द कॉल ऑफ स्टडी डीलिंग द, यानी कि एक तरह से क्वालिटी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट और कलेक्शन एनालाइजेशन प्रेवेंस
एक तरह से इंटरप्रेशन और प्रेजेंटेशन, ये सारे के सारे जो डाटा होते हैं तो उसमें क्या किस तरह का डाटा होता है, तो वो होता है स्टैटिकली, यानी कि एक तरह से ये हो जाएगा सांख्यिकी डाटा। अब सांख्यिकी डाटा किस में होता है, जब हम क्या करते हैं डेटा एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस। जिस जो बच्चा क्या है एक तरह से जिसने एम फिल करी होगी, एम फिल बोल रहा हूँ, एम लीव करी होगी या फिर पीएचडी में होगा, तो पीएचडी में आपको पता है हम क्या करते हैं, डिसर्टेशन बनाते हैं, थेसिस बनाते हैं। तो थेसिस में क्या होता है, डाटा एनालिसिस करते हैं। और डाटा एनालिसिस में जब एस का या फिर आप क्या करते हो, बहुत सारे जो टूल्स हैं एसपीएसएस तो मेजरली सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स है। फिर आप क्या करते हो, डेटा एनालिसिस करते हो सिग्मा लगा के, ये इस तरह की चीज़। फिर डेटा एनालिसिस में बहुत सारे के डेटा होते हैं। अब डेटा जब बहुत सारे होते हैं, जब डेटा को हम क्या करते हैं मरोड़ते हैं, तोड़ते हैं, तो वो किस में होता है, तो वो आपका होता है क्या है, सांख्यिकी में। किस में होता है, सांख्यिकी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, 65 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है। अब कौन यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी कमेटी की बात कर रहा है, तो एकेडमिक लाइब्रेरी कमेटी का पार्ट नहीं है। तो एकेडमिक लाइब्रेरी कमेटी का पार्ट कौन नहीं होता भैया, तो वो हो जाता है बुक वेंडर। ये बताओ विक्रेता क्या करेगा, बताओ। लाइब्रेरियन होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, फाइनेंस ऑफिसर होना चाहिए, बस। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, सीडीपी यानी सीडीपी स्टैंड्स की, यानी सीडीपी से तात्पर्य क्या है। अब सीडीपी वो वाला मत कर देना। अब यहाँ पर क्या है, अगर कोई बीली जिसने कर रखी है और बीएड का बच्चा हो तो सीडीपी क्या करेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर देगा। अब चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है आपका, यहाँ कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी होती है, ठीक है। सीडीपी क्या कर दे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कर दे। अब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी नहीं भैया, सीडीपी होता है हमारा लाइब्रेरी में कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं बीएड में भी हूँ, डिपार्टमेंट में भी हूँ, तो बीएड डिपार्टमेंट में तो अब सीडीपी वहाँ लेके चलूँ तो क्या है, ये सीडीपी उस फॉर्म में आ जाएगा। अब लाइब्रेरी में सीडीपी लेके चलूँ तो ये कलेक्शन उसमें आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ती है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हमारे भी दिमाग में होता है भाई, मशीन थोड़ी है, या फिर एक तरह से ये मान के चलो वही रट्टू थोड़ी है। तो क्या है, चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग भी हैंग होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। एस आर रंगनाथन विश्वविद्यालय यानी कि एस आर रंगनाथन वाज द चेयरमैन ऑफ यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी इन विच ईयर, यानी कि एस आर रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष किस वर्ष बने। तो पुस्तकालय किस अध्यक्ष किस वर्ष बने थे वो, तो वो बने थे आपके 1957 में। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उनके मौलिक स्वरूप में ठीक से कैसे बनाया रखा जा सकता है। तो कैसे बनाया रखा जा सकता है भाई, उसके कलेक्शन से, उसके सेल्फ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से। तो किस तरह से करा जा सकता है, तो उसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर संरक्षण से, यानी कि एक तरह से कंजर्वेशन से, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है 69। किसी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह से पूर्ण करने पर कैसे अनुभूति होती है। तो उससे क्या होता है भाई, जब हम क्या करते हैं, जैसे एक कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, या आपने अपने कार्य को बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कर लिया, तो क्या करता है, एक तो हम उसे क्या करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। पर जब एक क्या है कर्मचारी के तौर पर देखेंगे तो उसे क्या होगा, कार्य संतुष्टि, यानी कि क्या होनी चाहिए, कार्य संतुष्टि होनी चाहिए। ये नहीं कि चलो काम खत्म हो गया, तो वो कहीं ना कहीं कार्य संतुष्टि के तौर पर नहीं माना जाता। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। पुस्तकालय के निम्न भागों यानी कि ए और बी की टेबल दी गई है, उसमें आपको बताना है आदान प्रदान, पत्र पत्रिका, संदर्भ और सूचीकरण। भाई आदान प्रदान की बात आएगी तो आदान प्रदान में सबसे पहले क्या चल जाएगा, आदान प्रदान क्या होता है, पहचान यानी कि पहचान पत्र,
विद्यार्थी की पुस्तकालय कार्ड, और ये हो जाएगा आपका पहला चल जाएगा तीसरे नंबर पर। ठीक है। पत्र पत्रिका, पत्र पत्रिका में क्या है, समाचार पत्र पत्रिकाएं एवं न्यूज़, ये आ जाएगा। संदर्भ, संदर्भ किस में चला जाएगा, संदर्भ आपका चल जाएगा सूचनी यानी सूचीकोश और विश्वकोश, इसमें आ जाएगा। और सूचीकरण आ जाएगा आपके कार्ड वार्ड, यानी कि पुस्तकालय तेल अधिनक, यानी कि सारी चीज़ें। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आई यानी कि ISSN नंबर, ISSN नंबर के बारे में आप बात करेंगे। ISSN नंबर, ISBN नंबर समझ में आ गया। तो ISSN नंबर क्या है, उसी तरह का एक क्या है, भाग है। अब ISSN नंबर कहाँ से आता है, आपको ये पता होना चाहिए। ISSN नंबर किस चीज़ के बारे में बताता है, ये भी पता होना चाहिए। और ISSN नंबर में कितने नंबर होते हैं, कितने नंबर होते हैं। अब आपसे कोई पूछने लगे कि ISSN नंबर में भैया कितने डिजिट होते हैं, तो आपको क्या बताओगे, तो ये पता होना चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए ISSN नंबर की फुल फॉर्म क्या है। तो वो क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला। नंबर कितने हैं इसमें, नंबर हैं जी 8। कितने हैं, 8। और आपको पता ही है 8 नंबर है। और इंट्रोड्यूस कब हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था 1976 में। ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1976 में। ISSN नंबर आपको पता है ना कि ISSN नंबर कैसे निकालते हैं, क्या ISSN नंबर का नहीं पता आपको। ये ISSN नंबर मैंने आपको करा चुका है कि ISSN नंबर आपका निकालते कैसे हैं, तो वो चैनल पर वीडियो पड़ी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस क्या करना है, आपको बताना है आउटपुट डिवाइस कौन सा है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस बताना है। तो आउटपुट डिवाइस क्या होगा आपका, भाई कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड से जब टाइप करते हो तो इन जाता है। क्या है, माउस क्या करते हैं, कर्सर घुमाते हैं तो इन जाता है। स्टाइलिस क्या होता है, जो पेन जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये पेन जो यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, स्टाइलिश पेन है। तो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है। तो क्या कर रहा है, आउटपुट में क्या होगा आपका प्रिंटर, यानी कि आउटपुट में क्या हो जाएगा, प्रिंटर। यानी कि इसका पेज का प्रिंट निकालना हो तो इस पेज का आप क्या करोगे, प्रिंट निकालोगे, आउट करोगे, तो क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता। तो किसके बिना नहीं कर सकता भैया, आप ही बताओ। आपका शरीर है, ठीक है, एक बॉडी है, तो उसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है, आपका माइंड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है, उसके अंदर की जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं करता। तो इसलिए आपका क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि मोस्टली इम्पॉर्टेंट, या फिर एक तरह से महत्वपूर्ण चीज़ है जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर को चलाती है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिलेट AI कॉन्सेप्ट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यानी कि आप कहाँ जी रहे हो, 21वीं सदी में। ठीक है, AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5वीं पीढ़ी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा WWF क्या समझते हैं, भाई ये बताओ। WWF क्या समझते हो, वही वो नहीं, WWF रेसलिंग वाला WWF नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब। अब WWF, VAN वैन, MAN मैन, और LAN लैन, LAN, ये चारों याद कर लेना, चारों के चारों पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76, विन इसिस सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया था। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो क्या है ये पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका यूनेस्को। तो इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और संजय जो है, संजय, संजय किसने करा था, सोल किसने बनाया था। सोल देखिए, इसके नीचे ही क्वेश्चन है आपका, सोल से तात्पर्य क्या है।
तो सोल से तात्पर्य क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। सोल किसने बनाया था वो भी आपको पता होना चाहिए। संजय कौन लाया, यानी संजय जो लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है वो किसके है, वो किसे CDSIS वो किसका है। तो ये भी आपको सारे सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर खासकर पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपका जैसे इंटरव्यू सेक्शन में तो आपसे पूछा जाता है। अब सोल का पूछा, सोल यानी सोल किस का संबंधित किससे है, तो सोल का आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 कह रहा है निम्न में से किस में अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता है। भैया मेमोरी स्टोरेज की क्षमता क्या है, देखो निबल, यानी कि निबल, और अभी तक क्या है आपने 1 TB, TB से छोटा GB, GB से छोटा क्या MB, MB से छोटा KB। तो ये आपको पता होना चाहिए। और KB से छोटा क्या है, तो सीधे सीधे हम इसमें क्या चलेंगे, एक है मेगाबाइट। तो इसमें क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट मेमोरी, तो हाईएस्ट मेमोरी तो ये आ जाएगा TB। तो इसमें आ जाएगा TB। TB क्या, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि RFID जो टेक्निक्स है वो लाइब्रेरी में क्या यूज़ कर, यानी किस लिए यूज़ हो रही है, कोई बता सकता है मुझे। चलो इस चीज़ का मुझे बता दो। RFID और एक टेक्निक और यूज़ हो रही है जिसे हम क्या कहते हैं, क्या है, जो किताब चोरी करने वाले स्टूडेंटों के लिए एक तरह से अभिशाप बन चुकी है। क्या है, RFID के तौर पे ही हम, जिसे हम टैग्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि मॉल्स में आप सामान लेने जाते हो, कपड़े लेने जाते हो, तो उसमें क्या है, एक छोटा सा क्लिप लगा रहता है। क्या रहता है, क्लिप लगा रहता है। और आप उस क्लिप को बिना हटाए बाहर निकल जाओ, ठीक है, उस क्लिप को बिना हटाए क्या है, उस मॉल के या उस दुकान के बाहर निकल जाओ, तो क्या करेगा, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्या वो छोटी सी चीज़ से ये सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे ही आजकल बुकों में लगने शुरू हो गए, जो हायर यानी कि हायर एजुकेशन में आपने देखा होगा। इंजीनियरिंग की लाइब्रेरी में तो बहुत सी जगह है। इंजीनियरिंग लाइब्रेरी में आप देखोगे तो इंजीनियरिंग लाइब्रेरी में बहुत सी जगह है, जैसे मैं भी 1-2 इंजीनियरिंग लाइब्रेरी में गया हूँ, तो वहाँ पर इस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो जैसे ही आप बुक लेके निकलते हो तो वहाँ पर बीप बजने लगता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी देखना है। पर हम क्या कर रहे हैं, RFID। तो RFID क्या करता है, वो आपके क्या करता है, एक तरह से परिसंचरण कहता है, यानी कि सर्कुलेशन की बात करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। चलिए जी, अब आते हैं क्या, ईमेल, यूज़नेट और ये सारे ग्रोफर, ये सारी किस चीज़ की सर्विस है, यानी कि सेवा कहलाती हैं। तो भाई जब सेवाओं की बात आ रही है और इंटरनेट की बात कर रहे हैं, सॉरी ईमेल की बात कर रहे हैं, तो ईमेल क्या है, इंटरनेट सर्विस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन है। तो आसान क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आप क्या है यहाँ पर पास हो जाओगे। देखो आसान क्वेश्चन का मतलब ये, आप आसान उसे लगेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्या पता ये बहुत सारे बच्चों के लिए ये भी हार्ड क्वेश्चन हो, क्या पता ये TQM वाला भी हार्ड क्वेश्चन हो। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जिसने पढ़ा है वही तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बता देगा। अब तो कोई और कह देगा टेक्नोलॉजी क्वालिटी मैनेजमेंट बना देगा, इसका कुछ और बना देगा, मेथड बना देगा। तो इसका आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रुकिए 1 मिनट ऊपर करते हैं, ये हो जाएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि 2 नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 क्या कह रहा है, ऑप्टिकल फाइबर किस से निर्मित होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर किससे संबंधित है, और संबंधित किससे, पहले आपको ये पता नहीं संबंधित किससे, इंटरनेट से। और बनता किससे है, तो वो आपका होता है फाइन ग्लास स्टैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए जी आगे चलते हैं। आपका हो जाएगा 83। 83 क्या कह रहा है, URL, यानी कि URL जो आप करते हो, जैसे आपने अभी आप क्या कर रहे हो, कहाँ देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो। अब इसे क्या करो, कॉपी करो और इसे क्या करो,
क्रोम में या किसी भी ब्राउज़र में सर्च करो, तो वो जो क्या है, वो जो लिखा आ रहा है इतना लंबा, वो क्या है, यूआरएल है। क्या है, यूआरएल। तो उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल, यानी कि वो क्या करता है, यूनिवर्सल एक तरह से, यानी कि यूनिवर्सल चीज़ करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्सल जो चीज़ होगी, यानी कि एक यूनिवर्सल जो चीज़ होगी, तो उसे कहीं ना कहीं हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूआरएल को क्या कहेंगे, हम यूआरएल को एक तरह से यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। यूनिवर्स यानी कि यूनिवर्सल जो चीज़ें क्या करता है, वो एक तरह से यूनिवर्सल, यानी कि हर क्या है, कोड, यानी कि हर चीज़ का एक लिखावट अलग होगी। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि एक लोकेशन प्रदान कर रहा है। जैसे क्या है, आप क्या, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या करता है, मैप प्रदान करता है। तो आप क्या करते हैं, जैसे आपका घर कहाँ है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कर दिया, तो आपको क्या है, यानी कि एक है। तो ऐसे ही एक क्या है, एक रिसोर्स लोकेटर होता है, जिसे क्या कहते हैं, यूआरएल। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 के, सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो वो क्या है, यानी कि यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल कॉन्सेप्ट वाज कॉइन्ड बाय, तो किसके द्वारा करी गई है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि इफ्ला हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, इफ्ला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर विन आई एस, तो आपको बताना है, आपको मैंने क्या कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, यानी कि विनसिस जो आपका है, विनसिस क्या है, तो विनसिस आपको बताइए एक सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, यानी कि एक तरह से किससे संबंधित है, और किससे संबंधित है आपका, वो आपका हो जाएगा CDS-IS विंडो वर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 क्या कह रहा है, सूचीकरण के बारे में कह रहा है, यानी कि सूची जोड़ने की बात कर रहा है। अब क्या करना है, इसमें सूची जोड़नी है, और सूची जोड़ने की बात आती है, तो सबसे पहला आ जाता है इम्फ्लिमनेट। इम्फ्लिमनेट किससे संबंधित हो जाएगा, वो हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क, यानी कि पहला नंबर आ जाएगा। अब पहला नंबर आ गया, तो वह अब आ जाएगा डिलनेट, या डिलनेट किससे संबंधित होगा आपका, डिलनेट आ जाएगा रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि 2 नंबर। अब 3 नंबर किससे संबंधित होगा, अभी ऊपर पढ़ा हमने, 3 नंबर किससे संबंधित है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है भैया आपका। ठीक है, और 4 नंबर बस जाए कौन सा, डिजिटल इंफॉर्मेशन, यानी कि ई प्रिंट क्या होगा, डिजिटल। अगर कुछ भी ना हो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ये कहाँ जा रहा है, ये तो प्रिंट तो डिजिटल ही होता है, तो ये हो जाएगा, लगा लो आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में भी देख लीजिए, यानी कि इंग्लिश में देखो, प्रिंट कहाँ जाएगा, डिजिटल में तो जाएगा, यानी कि ये छोड़ दो सारे। तो यानी कि आपको क्या है, और ये कहाँ मिला, चौथे का तीसरा कहाँ है, ये रहा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट हेतु टेलीफोन जोड़े जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, यानी कि डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर विद द टेलीफोन लाइन फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। भाई जब इंटरनेट कम्युनिकेशन की बात आती है, तो भाई पेन ड्राइव तो होगा नहीं। पेन ड्राइव का मतलब क्या है, आपके जो डिवाइस है, यानी कि आपकी मेमोरी डिवाइस है, उसे आपने क्या है, एक डिवाइस में लगाया जहाँ से उसे यूज़ कर रहे हो। तो क्या होगा, CD भी नहीं होगा, हार्ड डिस्क भी नहीं होगा, वो होगा मॉडम। यानी कि देखो सारे के सारे क्या है, ये क्या है, कर रहे स्टोरेज डिवाइस है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। ईमेल का अब आपको बताना है, ईमेल का फॉर्मेट, यानी कि ईमेल का सबसे आसान फॉर्मेट, यानी सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। आप ईमेल लिखते हो, तो ईमेल कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, तो ये क्या है, सबसे आसान तरीका। यानी कि मान लीजिए जैसे परीक्षा सहपाठी है, परीक्षा सहपाठी कि आपको ईमेल आपको मिलेगी, तो आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट यानी MS ऑफिस, ऑफिस जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है,
सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो आपको बताना है भाई देखो, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे कि आपका फ़ोन है, कोई XYZ किसी का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन है, किसी का भी फ़ोन है आपका, तो उसमें क्या है, जब आप जो यूज़ कर रहे हो, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, और जिसमें यानी ऑन करने पे या एनिमेशन जैसे आता है या फिर इस तरह की जो मैनेज कर रहा है, वो क्या है आपका ऑपरेटिंग। और जो एप्लीकेशन जैसे यूट्यूब है, तो वो क्या है आपकी एक एप्लीकेशन, यानी कि एक निश्चित काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो पूरा आपका फ़ोन चला रहा है वो हो गया ओएस। ठीक है, तो यानी कि ओएस का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ओएस क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है, एमएस ऑफिस क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, 90 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही श्रृंखला जानिए। और ये आपका क्वेश्चन क्या है भाई, यूजीसी नेट का भी सबसे पहला क्वेश्चन यही है, यानी कि पहला चैप्टर यही है। और चैप्टर में कंप्यूटर में भी यही है। तो सबसे पहले क्या आती है, सबसे छोटी यूनिट होती है डाटा, फिर क्या होती है इंफॉर्मेशन, फिर क्या होती है नॉलेज, फिर क्या होती है विजडम। ठीक है, तो ये होती है, ये चारों लिख लेना, डाटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। तो इसमें 3 दी गई है, तो आपका क्या है डाटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज हो जाएगी। आपको कम यानी कि यूजीसी में विजडम और पढ़ना है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। कंप्यूटर में से हाल ही के हाल ही में हटाई गई क्या है फाइल कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती है, यानी कि आपका क्या है रिसेंट डिलीट फाइल फॉर कंप्यूटर एंड स्टोर एट विच प्लेस इन द कंप्यूटर। सबको पता है कहाँ होती है, रिसाइकिल बीन में। कहाँ होती है, रिसाइकिल बीन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। पढ़ने की आदत और स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है, यानी कि रीडिंग हैबिट एंड टू क्रिएट सेल्फ एजुकेशन इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिविटी इज, यानी किसकी बात कर रहा है भाई, जब हम क्या करते हैं उसमें खुद की क्षमता, यानी खुद पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो खुद पढ़ने कहाँ होती है, कॉलेज लाइब्रेरी में और पब्लिक लाइब्रेरी में, सॉरी कॉलेज मतलब स्कूल लाइब्रेरी में और पब्लिक लाइब्रेरी में। तो यानी कि और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 क्या कह रहा है, महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आता है। अब महाविद्यालय पुस्तकालय श्रेणी, ये तो बच्चे बच्चे को पता है जिसने भी लाइब्रेरी कोर्स करा है। यह आपका शैक्षणिक पुस्तकालय यानी कि एकेडमिक पुस्तकालय। और एकेडमिक पुस्तकालय में क्या होता है, स्कूल आता है आपका, कॉलेज आता है आपका, यूनिवर्सिटी आपकी आ जाती है, तो ये हो जाएंगे एकेडमिक लाइब्रेरी। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी क्या होती है, स्पेशल किसी स्पेसिफिक टाइप की लाइब्रेरी। भैया अब बताओ, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, और राजस्थान के ऊपर क्वेश्चन, राजस्थान के यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हो राजस्थान के ऊपर क्वेश्चन ना है, ऐसा कभी हो सकता है। और एक चीज़ और ध्यान कर लें, राजस्थान के आसपास के जैसे यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, और पाँचों से ऐसे याद कर लेना ज़रूर, वो सारे मैं आपको कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। चलो, तो राजस्थान का कब आया था, राजस्थान का आया था आपका 2006 में। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 2006। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 क्या कह रहा है, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली स्थापना हेतु किस के द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की गई है, यानी कि वो प्रोवाइड फाइनेंस एंड टेक्निकल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट फॉर द पब्लिक सॉरी ऑफ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। तो किसके बारे में बात कर रहा है भाई, जब दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की जब स्थापना की बात आई थी, तो किसने बात करी थी, तो वो आपका हो जाएगा यूनेस्को, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 यानी कि 96 देखते हैं। 96 क्या कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम ग्रंथालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था। तो क्या कर रहा है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ पे हुई थी, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो यानी कि आपका हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। चलिए जी आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा राजा राम मोहन राय द्वारा पुस्तकालय प्रतिष्ठा की स्थापना किस वर्ष कराई गई थी? और इसका मैंने आंसर आपको करा चुका है, तो यानी कि आपको पता होगा। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कब आया था? बताओ। राजा राम मोहन राय फाउंडेशन कब आया था? आपका 200वें जन्मदिन पर, यानी कि राजा राम मोहन राय जी के 200वें जन्मदिन पर हुआ था। और किसने कहा था? यानी कि प्रधानमंत्री, सॉरी, और राष्ट्रपति, और इनके संबंध में कहीं ना कहीं यानी कि 72 में आपके 200वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। चलिए जी आगे चलते हैं। और उनकी उसकी डेट बताओ आप। डेट आपसे मैं पूछता हूँ, इसकी डेट आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कल आपकी क्लास नहीं हुई, इससे पहले वाले यानी दिन आपको ये कराया था, यानी कि कल क्लास नहीं हुई थी। कल आपका वो इंटरनेशनल वुमेन डे था, तो वहाँ पर कॉलेज में फंक्शन था, तो वहाँ पर गया था मैं, तो और लेट भी हो गया था, इसलिए कहीं ना कहीं आपकी क्लास नहीं हो पाई। तो उससे पहले यानी 7 तारीख को ही आपको मैंने कराया, तो 7 तारीख को आपको सारी डिटेल्स में पढ़ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 क्या कह रहा है? SR रंगनाथन जी के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का निम्न में से कौन सा चौथा नियम कहता है? फोर्थ नियम क्या कहता है? सेव करने की बात करता है, यानी कि सेब खाओ, यानी पाठक का समय बचाओ, तो पाठक का समय बचाना है। और पांचवा नियम क्या कहता है? वर्धनशील संस्था, यानी कि पांचवा नियम ये रहा आपका। ठीक है, एक ये हो गया चौथा, ये पांचवा, और ये दो बताओ कौन कौन से हैं। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 क्या कह रहा है हमारा? भारतीय यानी कि भारतीय कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट अधिनियम 1957 में 1992 के अधिनियम का संख्या, यानी कि एक्ट जो है नंबर 13 के अनुसार, संशोधन अनुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात, यानी कि सीधे सीधे इतनी बात क्वेश्चन आना ही है, आपको ये पता होना चाहिए लेखक की मृत्यु के बाद कितने वर्ष बाद चीज़ें उपयोगी होती हैं। तो वो होती है 60 वर्ष बाद। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति लेखक है, और आज तारीख है 8 तारीख है, 8 मार्च है, ठीक है, 8 मार्च ही आज, ठीक है, सॉरी 7 मार्च है, 7 मार्च है, तो 7 मार्च है, तो 7 मार्च 2024 से 7 मार्च 2000 लगा लो उसमें 20 4 84, यानी कि जब 84 का हो जाएगा, 84 आ जाएगा, और उसके बाद भी 8 मार्च से यूज़ कर सकते हो आप चीज़ों को। ठीक है, 60 वर्ष तक आपको रखना रोकना पड़ेगा। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन यानी कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में पुस्तकालय ग्रंथालय यानी कि ग्रंथ नेशनल लाइब्रेरी स्थापित है? तो आपको बतानी है। और जब पुस्तकालय की बात आएगी, यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात आएगी, तो राजस्थान तो है नहीं भैया, महाराष्ट्र में हो नहीं सकता, तमिलनाडु की और पश्चिम बंगाल बचा था। तुक्के मारने वाली बात है ना, सीधे सीधे आंसर वैसे तो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और पश्चिम बंगाल आपको पता ही है, पश्चिम बंगाल में उसके जगह का नाम भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी जगह का नाम भी पूछ लिया जाता है, अब ऐसे तो कभी पूछा नहीं जाएगा, पर ये ध्यान रखना जगह का नाम भी आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आज आपका राजस्थान का पेपर। राजस्थान का पूरा पेपर, ये जो पेपर है यानी कि ये वाला जो पेपर है वो आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, सभी को, जितने भी राजस्थान के आपके दोस्त हैं यानी कि आसपास जो भी तैयारी करें उनको वीडियो शेयर करिए, और ये पेपर भी शेयर कर दीजिए टेलीग्राम से। इसके आंसर कहाँ मिलेंगे? इसके आंसर आपको जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो आपको आंसर यहाँ से क्या करना है? देख लेने हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख लेना है, जिससे क्या हो सारे क्वेश्चन आपके, और यही आपको जब प्रैक्टिस कराई जाएगी ना पेपर, तो आपको, और पेपर को क्या करना है? संभाल के रखने वाली या फिर ऐसे शेयर करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है आपको यानी कि अभी करना है याद, फिर क्या करना है? इसकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर आपको बताना है कि मेरे इतने नंबर आए, इतने नंबर आए, और इतने नंबर आए। तो आपको ज़रूर इस चीज़ का मतलब, पेपर दिया जा रहा है तो ये मतलब नहीं है कि आप स्टोर करके रख लो। पेपर दिए जाने का मतलब ये होता है कि आपको एक तरह से
बताया जा रहा है या फिर चीज़ें करवाई जा रही हैं कि आप क्या कर सको, इस चीज़ को उपयोग में ला सको, क्या कर सको, उपयोग में ला सको। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और अपनी तैयारी को अच्छी करें। ठीक है, तो आपके जो PYQ हैं वो ऐसे ही क्या है, 15 से 20 दिन में एक बार कराया जाएगा, जैसे कि आपके सारे PYQ भी कंप्लीट हो जाए, आपको चीज़ें मिल जाए। और जिसे क्या है, बुक चाहिए, राजस्थान लाइब्रेरी की जो बुक हैं, जितने भी सारे के सारे ऑफिशियल पेपर है, चाहे वो ग्रेड 3 का पेपर हो, चाहे ग्रेड 2 का पेपर हो, चाहे आपका कॉलेज लाइब्रेरी हो, वो मात्र आपको 30 रुपये में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ले सकता है। और UGC नेट की, यानी कि UGC नेट की जो इंग्लिश, यानी इंग्लिश में और हिंदी में जिसे बुक चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, वो वहाँ से ले सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।